मित्रों, आज हम सब लोग रिपब्लिक के इस मंथन कार्यक्रम में एकत्रित हैं। संसद का सत्र शुरू होने वाला है और भारत की संसद का सत्र जिस समय शुरू हो रहा है उस समय पूरी दुनिया एक बहुत चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। लगभग हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं संघर्ष और द्वंद्व दिखाई पड़ रहा है। चाहे आप देखें अमेरिका ईरान की लड़ाई है, इजराइल लेबनान की लड़ाई है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है, इवन पाकिस्तान अफगानिस्तान में लड़ाई है और यहाँ तक कि थाईलैंड और कंबोडिया जैसे शांतिप्रिय देश भी पिछले कुछ महीनों में युद्ध कर चुके हैं। मुझे लगता है जितना व्यापक संघर्ष का वातावरण इस समय दुनिया में बना है इतना पहले नहीं था। और ऐसे समय में लोकतंत्र के इस पर्व की शुरुआत हो रही है कल से। मगर यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब आप दुनिया की तरफ देखिए तो जरा वेस्टर्न यूरोप से ईस्ट की तरफ जाइए, यानी दुनिया के ईस्टर्न हेमिस्फीयर को देखिए, पूर्वी गोलार्ध को। कितने देश ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी है। पूर्वी यूरोप से आप शुरू करें तो केवल 3 देश ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट, स्ट्रांग एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं: भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। बाकी सब या तो डिक्टेटरल रिजीम है, या कम्युनिस्ट रिजीम है, या मिडिल ईस्ट की तरह राजशाही है, या अनस्टेबल डेमोक्रेसी है जो कभी डेमोक्रेसी रहती है कभी डिक्टेटरल रिजीम हो जाती है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह। और इनमें अगर आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को प्रैक्टिकली यूरोप का एक्सटेंशन मान लें तो सिर्फ भारत और जापान बचते हैं। और जापान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी संवैधानिक राजतंत्र है। वहां आज भी राजा है, भले ही उनको नोशनल पावर है। तो अगर आप उस ढंग से देखें तो पूरे पूर्वी गोलार्ध में, यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब, इंडिया इज द ओनली एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी, कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इसका अर्थ क्या हुआ? भारत का महत्व जानते क्या हुआ? अब दुनिया में डेमोक्रेसी के अंडर में कुल देखा जाए 33-34% पॉपुलेशन है, जिसमें 17% भारत है। इसका मतलब क्या हुआ? वी आर द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट एनीबडी एल्स। जो हमारे एक नेता जाके बोल दिए थे ना, राहुल गांधी जी, मार्च 2023 में, कि वाई दी अमेरिका एंड यूरोप आर नॉट रिएक्टिंग ओवर इंडिया, द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम हैं। दुनिया में अगर लोकतंत्र है तो भारत की वजह से है। और क्यों है लोकतंत्र? भारत की वजह से। जिस कारण से है उसी पर सर्वाधिक आक्षेप किया जाता है। ये हमारे अगल बगल के देश भी तो हमारे साथ ही अस्तित्व में आए, यहां डेमोक्रेसी क्यों नहीं रह पाई? इसलिए नहीं रह पाई क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा है, इसके अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था रगों रगों में समाई हुई है। हम वो देश हैं, हम तो भगवानों में भी डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा है, इतनी विविधता है। इन भगवान को पूजिए तो उन भगवान को भी पूज लीजिए। और देवी जी को पूजना है तो 9 रूप हैं, आप इस रूप को पूजिए अथवा उस रूप को पूजिए। शंकर जी को पूजना है तो अमरनाथ के रूप में पूजिए, या विश्वनाथ के रूप में पूजिए, या मल्लिकार्जुन जी के नाम पे पूजिए। अर्थात इतनी अधिक विविधता भारत में है। ये वो मूल कारण बताती है जिसकी की वजह से भारत में डेमोक्रेसी है। और मैं विनम्रता और दृढ़ता से पूछना चाहता हूं, अगर आप पूरी दुनिया में उठा के देखिए, सबसे कम डेमोक्रेटिक एलिमेंट की संभावना कहां पे होती है? धार्मिक विषय पे। जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, कोई मजहबी विषय हो, कहा जाता ना, अरे अलग विचार तो छोड़ो, चू चपड़ नहीं करना है। जो कहा गया सिर्फ उसे सुन लेना है और जो सुन के मान लेना है। एक कहता है कि अगर तुमने उस पर कोई सवाल किया तो योर सोल विल गो टू हेल, और दूसरा कहता है सवाल किया और सर्तन से जुदा। मगर भारत वो कहता आओ डिस्कशन करो। वेदों में शास्त्रार्थ सिर्फ हमारे यहां है। मैं चुनौती से कहता हूं, रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर डिस्कशन दुनिया में कहीं नहीं है, किसी संस्कृति में नहीं है। और बैठो शास्त्रार्थ करो, और शास्त्रार्थ करने के बाद द्वैतवादियों का अलग मत है, द्वैतवादियों का अलग मत है, विशिष्टाद्वैत का अलग मत है, और सबको अपने मत को रखने की स्वतंत्रता है। और
उस लोकतंत्र की या धर्म में विचार विमर्श की स्वतंत्रता की पराकाष्ठा क्या है, इसको भी मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति का सबसे फेमस शास्त्रार्थ कौन सा है? आचार्य मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के बीच का। उन दोनों के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ, उसका जज कौन था? आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, दुनिया में कोई धर्म बताइए जो पहले तो धार्मिक विषय के ऊपर डिस्कशन की अनुमति देता हो और डिस्कशन दो पुरुषों के बीच में हो रहा हो, जज बनने की पावर किसी महिला को देता हो। यानी हमारा लोकतंत्र किस तरीके से हमारे बीच में गुथा हुआ है, धरती से लेके और हमारी संस्कृति तक, ये अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होगा। अब एक और बात आपसे कहूं, हमारे गांवों में, अब आप ये कहेंगे चलो ये तो धार्मिक था, प्रैक्टिकल कहां था? अब प्रैक्टिकल आपको बताते हैं। गांवों में पंचायत होती थी, सबको पता है, पंचायत वर्ड हमारे यहां बहुत कॉमन है। ये गांव में पंच ही क्यों होते थे? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द फिगर 5? आप ये कहेंगे ऑड नंबर रखना था ताकि इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ वोट्स क्लियर हो सके, तो 3 या 7 भी तो हो सकता था, 9 और 11 भी हो सकता था, 5 ही क्यों? 5 इसलिए कि 4 हमारे यहां वर्ण माने गए थे, चारों वर्णों का एक एक प्रतिनिधि बैठेगा। और 5वां कौन? उस गांव के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले वो वनवासी लोग जो टेक्निकली उस गांव का हिस्सा नहीं है, मगर आपके द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ेगा। तो जिसे कहते हैं ना पर्यावरण और आसपास के लोगों के भी विचार को रखना, तो एक 5वां प्रतिनिधि उनका भी होता था। तब मिलाकर संख्या 5 होती थी। ये पंचायत का कॉन्सेप्ट वहां से आया है। मुझे लगता है इससे ज्यादा उदारता और इससे ज्यादा इंक्लूसिव अप्रोच कहीं पर भी नहीं हो सकती थी। अब एक और बात आप देखिए, इन सारी चीजों के बाद भी ज्यों-ज्यों भारत का विकास हुआ, आपने देखा होगा दुनिया के दूसरे देशों में जब भी लड़ाइयां होती थी तो तलवार की पावर एब्सोल्यूट होती थी। भारत में ऐसा नहीं था। आप में से बहुतों ने अगर ना ध्यान दिया हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, महाभारत सीरियल में जब युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं और अपना सब कुछ हारने लगते हैं, तो लास्ट में जब अपना राज्य दांव पे लगाते हैं, तो जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा, वो ये कहते हैं मैं मंदिरों और विश्वविद्यालयों और उनकी संपत्ति को छोड़कर अपना शेष समस्त राज्य दांव पे लगाता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? देयर वॉज एन ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी किस बात की थी? कि जो प्लेसेस ऑफ लर्निंग है और जो प्लेसेस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है, उस पे किसी राजा का कोई अधिकार नहीं होगा, बाकी राज्य पे आपका अधिकार होगा। इसीलिए हमारे यहां युद्ध होते थे मगर कभी मारकाट नहीं होती थी।